चलिए अपने लोग बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 6 का, जो चैप्टर का नाम है कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। यानी क्या होता है बाल केंद्रित और क्या होगा शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है। हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है और प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है। दोनों की अवधारणा को समझेंगे। अवधारणा कहने का तात्पर्य होता है इसमें समझेंगे कि इस अवधारणा मतलब कंसेप्ट आखिर क्या होती है बाल केंद्रित शिक्षा और क्या होती है प्रगतिशील शिक्षा। देखिए एक बात को ध्यान में रख लीजिए। बाल केंद्रित मतलब बाल का मतलब क्या होता है बालक। पहले हम लोग बात कर लेते हैं बाल केंद्रित और तब बात कर लेंगे प्रगतिशील शिक्षा की। तो हम क्या कह रहे हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में बाल का अर्थ क्या होता है बालक, और केंद्र का मतलब क्या होता है सेंटर, केंद्र बिंदु मानकर। यानी बाल केंद्रित शिक्षा वो शिक्षा होगी जिसमें बालक को केंद्र बिंदु मान करके शिक्षा दिया जाता है। यानी कि सर्वोपरि जो कक्षा होगी, सर्वोपरि शिक्षा में सर्वोपरि किसको दिया जाएगा बालक को प्राथमिकता दिया जाएगा कि सबसे बड़े कौन है तो बालक है। बालक को केंद्र बिंदु, केंद्र कहने का मतलब सेंटर मान करके क्या करेंगे हम लोग उन्हें शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे। जब हम पढ़ा रहे होंगे तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो बालक के लिए है, क्या बालक के हित में हो रही है, क्या बालक के मानसिक स्तर के अनुकूल है। यानी कुल मिलाकर के कि बालक के पक्ष में यदि शिक्षा होगी, बालक के हित में यदि शिक्षा होगी तो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगी। और यदि बालक के हित ना हो करके अगर शिक्षक के हित में होगी तो क्या वह शिक्षा बाल केंद्रित कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। यदि आपकी कक्षा में हम आपका एक भी बात को ना सुने, आपकी हम एक भी बात को ना चलने दें, जो मैं कहूँ वही होगा, जो हम कह रहे हैं वही सही है, तो क्या यह कक्षा बाल केंद्रित कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। वैसी कक्षा बाल केंद्रित होगी जिसमें आपके विचारों को, आपके अनुभवों को क्या दिया जाए प्राथमिकता दिया जाए, तवज्जो दिया जाए। तो समझिए वैसी कक्षा क्या कहलाएगी बाल केंद्रित कक्षा कहलाएगी। क्या कहलाएगी बाल केंद्रित कक्षा कहलाएगी। तो बाल केंद्रित करने का तात्पर्य बालक के हित में शिक्षा होनी चाहिए। इतनी बात तो समझ में आ गई कुल मिलाकर के कि बाल केंद्रित कहना क्या चाहता है। अब एक बात को हमें और समझना है कि आखिर यह बाल केंद्रित शिक्षा का शुरुआत अपने भारत में कौन किया। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अपने भारत में जो शुरुआत है वो गिरजू भाई, कहीं कहीं पर गिजू भाई भी लिखा रहता है, तो गिरजू हो या गिजू हो, ठीक है। तो गिरजू भाई ने शुरुआत किया था, याद रखिएगा गिरजू भाई बधे का पूरा नाम है। तो भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गिरजू भाई को दिया जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम बालक के हित में बालक को केंद्र बिंदु मान करके शिक्षा देने का बात को रखे थे। आगे देखिए इसी का समर्थन किया है कौन, जॉन डीवी। जॉन डीवी ने भी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है, लेकिन बाल केंद्रित में भी वो केवल लैब विद्यालय उदाहरण का ही क्या किया, लैब विद्यालय का ही समर्थन किया है। आगे हम लोग बात करेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा का जनक जो है वो जॉन डीवी महोदय हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बाल केंद्रित शिक्षा का जो है जनक गिरजू भाई बधिका है और जो है प्रगतिशील शिक्षा का जॉन डीवी है। अब आगे जब हम बात करेंगे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में तो आपको बताएंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि बाल केंद्रित शिक्षा को जो है ना समर्थन दिया है कौन, तो जॉन डीवी ने दिया है। समर्थन दिया है कौन, जॉन डीवी ने दिया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। वो भी बाल केंद्रित के सभी पक्षों को नहीं, सभी शिक्षा को नहीं, बल्कि बाल केंद्रित में जो केवल लैब विद्यालय है इनको समर्थन दिया है। ये क्या होता है हम लोग एक एक करके जानेंगे। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है कौन, जॉन डीवी ने, जिसका उदाहरण है लैब विद्यालय। पहले हम लोग समझ लेते हैं बाल केंद्रित क्या होता है, फिर एक एक चीजें हम लोगों को समझ में आएगी। देखिए हमने अभी आपको चर्चा किया था कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को केंद्र बिंदु मान करके शिक्षा देना चाहिए कि जो है सो बालक है, बालक के अलावा कोई नहीं है।
बालक ही सर्वोपरि है, बालक को ही प्राथमिकता दिया जाए, वही कक्षा क्या कहलाएंगे? बाल केंद्रित कक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएंगे। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना। यानी बालक का जो मनोभाव है, बालक का जो इच्छा है, बालक का जो जिसमें रुचि है, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उस चीज़ों को समझते हुए हमें शिक्षण व्यवस्था को अपनाना है, शिक्षण व्यवस्था को तैयार करना है। शिक्षण मतलब पढ़ाना, व्यवस्था मतलब सिस्टम, तो उस तरह से सिस्टम बनाना है जिस तरह से बालकों को समझ में आए, साथ ही साथ उसके अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना है। उसके बोले तो बालक की अधिगम संबंधी में जो भी कठिनाई हो, उस कठिनाई को दूर करते हुए शिक्षा दिया जाए, यही शिक्षा बाल केंद्रीय शिक्षा कहलाएगी। अर्थात कह सकते हैं कि जो बालक के लिए शिक्षा बना है, बालक के हित में शिक्षा बना है, बालक को केंद्र बिंदु मान करके शिक्षा दिया जाता है, वही शिक्षा बाल केंद्रीय शिक्षा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बाल केंद्रीय शिक्षा कहलाएंगे। अगर आगे बात करें तो देखिएगा, बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? बाल केंद्रीय शिक्षा के अंदर बालक की क्या सब आएंगे? रुचि, इच्छा, क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा देना चाहिए। हमने कहा ना कि बालक के लिए ही शिक्षा बना है तो वह बाल केंद्रित कहलाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बालक को किस चीज़ में रुचि है, किस चीज़ को जानने की इच्छा है, कितनी क्षमता है, उसी के अनुरूप क्या करना चाहिए? हमें शिक्षा देना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना है कि बालक को केंद्र बिंदु मान करके ही शिक्षा देना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाते हैं। क्लियर हो गई क्या? बालक केंद्रित में क्या बालक की रुचि को ध्यान में रखा जाएगा? क्या बालक को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा? क्या बालक में जो जिज्ञासा है, जो इच्छा है, उसको ध्यान में रखा जाएगा? तो हाँ, रखा जाएगा। बालक की छोटी छोटी है ना, एक एक पक्षों पर ध्यान रखा जाएगा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा जाए, वही शिक्षा क्या कहलाएंगे? बाल केंद्रीय शिक्षा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बाल केंद्रीय शिक्षा कहलाएंगे। आगे देखिए कि बाल केंद्रीय शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। अब ये सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ये अपने लोग चैप्टर नंबर 11 में पूरा विस्तार से जानेंगे। वहाँ पर एक एक करके पाठ पुर्जा खोलेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की। अभी हम लोग बस इतना जान लें कि जब बालक सीख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उसके दौरान जो हम बालक के बारे में मूल्यांकन करते हैं वो कहलाते हैं सतत मूल्यांकन। और जब बालक कोई चीज़ को सीख लेता है और उसके बाद जब हम मूल्यांकन करते हैं वो कहलाते हैं व्यापक मूल्यांकन। तो सीखने के दौरान और सीखने के बाद दोनों मूल्यांकन बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल व्यापक ही आएगा या केवल सतत ही आएगा। सतत और व्यापक अगर दोनों साथ में इसको जारी रखा जाए, साथ में अगर लेके चलते हैं तो बालक का विकास और बेहतर होता है। और यही कारण है कि बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत सतत एवं व्यापक दोनों मूल्यांकन को शामिल किया जाता है। सतत एवं व्यापक दोनों मूल्यांकन को शामिल किया जाता है। बात क्लियर हो गई क्या? हमने कहा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को बढ़िया से पढ़ेंगे। साथ ही साथ बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय आधारित मूल्यांकन को भी शामिल किया जाता है। जब हम चैप्टर नंबर 11 में मूल्यांकन पढ़ेंगे वहाँ हम आपको बताएंगे कि सतत मूल्यांकन के ही अंतर्गत विद्यालय आधारित मूल्यांकन आते हैं और बोर्ड आधारित मूल्यांकन जो होती है, अर्थात बाय एजेंसी द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है, वो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगे। अभी बस आप मान के चलिए कि मूल्यांकन मतलब परीक्षा होता है और सतत मतलब जो बाल केंद्रीय शिक्षा है इसके अंतर्गत परीक्षा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर की बात इतना आप समझ लें कि बाल केंद्रीय शिक्षा में मूल्यांकन को भी शामिल किया जाता है। बस इतना बात को जान लीजिए। आगे देखिए जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होता है। पाठ्यक्रम कहने का तात्पर्य होता है, पाठ्यक्रम कहने का तात्पर्य होता है विषय वस्तु। पाठ्यक्रम का कहने का तात्पर्य क्या होता है? विषय वस्तु। तो कह रहे हैं कि अगर बाल केंद्रित शिक्षा होगा
तो इस बाल केंद्रित शिक्षा में आखिर किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस प्रकार का विषय वस्तु होना चाहिए? तो क्या बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक को रटने वाला विषय वस्तु होना चाहिए? बालक की मानसिक क्षमता से ऊपर का विषय वस्तु होना चाहिए? नहीं। तो बालक का जितना मानसिक क्षमता है, बालक रटे नहीं बल्कि समझ सके, इस तरह का पाठ स्वरूप यानी पाठ्यक्रम होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई क्या? तो देखिए, एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि आखिर पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ को शामिल किया जाना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा में। तो कह रहे हैं पाठ्यक्रम हमेशा पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, यानी जो शिक्षा बालक को दिया जा रहा है वह शिक्षा हमेशा पूर्व ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। जैसे आप ही लोग अभी आए हैं, हमने पहले शुरुआत में आप लोगों को पढ़ाया कि विकास क्या होता है, फिर हमने बताया कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, फिर हमने आपको बताया अधिगम क्या होता है, और फिर हमने बाल विकास की अवस्थाओं को बांटा, है कि नहीं? तब जाकर के हम लोग विधिवत तरीका से सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ते आए। अब हम जब भी आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी हमें कह रहे हैं बालक का विकास करना है, तो बालक का विकास करना है तो आपको पूर्व ज्ञान पता है, तो आप उसी ज्ञान से हम जोड़ के बता रहे हैं कि विकास मतलब क्या, सभी पक्षों में, चाहे संज्ञानात्मक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, भाषाई हो, है कि नहीं, सभी पक्षों में विकास को दर्शाना है। तो आप उसको रिलेट कर पाते हैं। अच्छा, बालक का विकास कहने का मतलब कोनो एक को क्षेत्र में नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में होता है। तो अगर हम पूर्व ज्ञान से जोड़ करके बालक को कोई चीज़ का ज्ञान कराते हैं तो क्या कर पाते हैं, बालक बेहतर तरीका से सीख पाते हैं या समझ पाते हैं। जैसे अगर आप लोग तीसरी, चौथी, पाँचवीं की क्लास का अगर कोई भी विषय को खोले होंगे और पढ़ाए होंगे एनसीईआरटी बुक, अगर मान के चलिए कि ट्रेन के बारे में पढ़ाना है, रेल यात्रा के बारे में पढ़ाना है, तो उसमें देखिएगा जब शुरुआत लिखल रहेगा तो लिखल रहेगा हमने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है, या तो ये बात लिखल रहेगा या लिखल रहेगा क्या आपने ट्रेन पर चढ़ा है, अगर चढ़ा है तो अपना अनुभव बताइए। वहीं से अगर ट्रेन के बारे में पढ़ाएंगे तो पहले कहेगा क्या बाबू आपने ट्रेन पर चढ़े हो, तो चढ़े हो तो कैसे चढ़े हो, कहता है कि सर गए तो सबसे पहले टिकट लेना पड़ता है, तो टिकट लिए, तब ट्रेन का इंतजार किए, ट्रेन आया उसमें बैठ गए, चले। तो जब ये बालक के बारे में हम ये चीज़ पूर्व ज्ञान से जब जोड़ दिए, बालक इस चीज़ को समझ लिया, और तब बालक को बताएंगे कि देखो बेटा तू जो टिकट लिया ना, वो टिकट दो प्रकार के होता है, तू जो टिकट लिया है वो आरक्षित टिकट नहीं था, वो अनारक्षित टिकट था, गया और तूने लिया और चल दिया। लेकिन वही अगर आरक्षित टिकट होता तो वो पहले से कटा के रखना पड़ता है। अब बालक को तुरंत समझ में आए कि हाँ, टिकट के बारे में डायरेक्ट कहते कि आरक्षित अनारक्षित होता, नहीं समझ पाता, लेकिन अब बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को जोड़ पाएगा। अच्छा, कि टिकट तो लेना पड़ता है, अच्छा इसमें होती है आरक्षित और अनारक्षित, तो बालक आसानी से चीज़ों को डिकोड कर पाता है। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा बालकों को पूर्व ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान को जोड़ करके शिक्षा देना चाहिए, और इसीलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि पूर्व ज्ञान से जोड़ने वाला उत्तर होता है, पूर्व ज्ञान से जोड़ने वाला उत्तर होता है। तो देखिए, पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि अनुसार होना चाहिए। मान के चलिए कि बालक को कोई विषय वस्तु पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बालक को उसमें दिलचस्पी ही नहीं है, बालक को उसमें रुचि ही नहीं है, तो क्या हम आप कितनों मेहनत कर लें, कितनों प्रयास कर लेंगे, तो क्या बालक सीख पाएंगे? नहीं सीखेंगे। जब तक अंदर से रुचि नहीं होगी, अंदर से जिज्ञासा नहीं होगी कुछ सीखने का, तब तक वो सीख नहीं सकते हैं। आपको जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है, अर्थात बालक को जो चीज़ पढ़ाया जाएगा वो उसके रुचि के अनुसार होना चाहिए, उनको वो चीज़ में दिलचस्पी होनी चाहिए। ऐसा आपको पाठ्यक्रम का डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि हम आप एक मास्टरनी बनने जा रहे हैं ना, तो हम आपको ये बात पता होना चाहिए कि आखिर बालक कैसे सीखते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। लचीला कहने का तात्पर्य होता है कि पाठ्यक्रम का लेवल ऐसा होना चाहिए कि बालक उस चीज़ को आसानी से समझ सके। इतना भी लेवल कठिन ना हो जाए कि बालक उस चीज़ को समझे ही नहीं,
या इतना भी आसान ना हो जाए, इतना भी आसान ना हो जाए कि बालक को उस चीज़ों को देखने का जरूरत नहीं पर उसको लगे कि हमको आ ही रहा है। तो पाठ्यक्रम हमेशा बालक के मानसिक क्षमता के अनुसार होना चाहिए। अगर बालक मान के चलिए कोई चीज़ को 5 लेवल तक सीख पा रहा है, तो उसको एक के बाद 7वां लेवल सिखाना नहीं शुरुआत करेंगे, बल्कि इसके बाद क्या करेंगे, 6ठा लेवल शुरुआत करेंगे सिखाना। तो हमेशा बालक को जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, हमेशा एक लेवल ऊपर का देना चाहिए, तब तो बालक अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग कर पाएंगे। यही कह रहे हैं, जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, अर्थात बालक के समझ के अनुकूल होना चाहिए। कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए। अब जो बालक को आप पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं वो बालक के जीवन में इसका उपयोग होना चाहिए। आप ही लोगों को अभी आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर सीटेट की तैयारी में हम आपको पढ़ाना अभी शुरुआत कर दें 1 to 5 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, शुरू कर दे आपको हम इकोनॉमिक्स, तो क्या आप पढ़ेंगे? हम पढ़ाएंगे है ना, आप देखिएगा ओन्ना गप मारिएगा, ये करिएगा वो करिएगा, 2 दिन आइएगा, तीसरा दिन कहिएगा मास्टर बकले ले, छोड़ के आप चल जाइएगा, क्योंकि आपके लिए वो नहीं है। तो जीवन में जब तक बालक का कुछ उपयोगी नहीं होगा तब तक वो उसी को नहीं सीखेगा। तो इसीलिए पाठ्यक्रम का डिजाइन ऐसा करना चाहिए ताकि वो चीज़ बालक के जीवन में क्या हो, उपयोगी हो। बालक के जीवन में इसका जब तक उपयोग हो, जब तक इसका जीवन में उपयोग नहीं होगा तब तक बालक उस चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेगा। इसीलिए कहते हैं कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो जीवन उपयोगी होना चाहिए, जीवन उपयोगी होना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम का बालक के जीवन में उपयोग होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम, तो वातावरण के अनुसार होना चाहिए। जैसा परिवेश चल रहा है, जैसा माहौल है, जैसा समय चल रहा है, उस अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसे अभी का माहौल इतना है कि लड़कियां भी अब स्कूटी बढ़िया से चलाती है, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, लड़कियां स्कूटी नहीं चलाएगी, नहीं सीखेगी, घर में ही रहेगी, तो क्या यह वातावरण के अनुसार होगा? नहीं होगा। तो पाठ्यक्रम भी हमेशा वातावरण के अनुसार होना चाहिए। जब जिस समय जिस चीज़ का डिमांड है वो चीज़ उस समय उस किताब में लिखा होना चाहिए, उस विषय वस्तु में सम्मिलित होना चाहिए, तभी तो बालक को पढ़ने में अच्छा लगेगा, तभी तो बालक को दिलचस्पी जगेगी। और जब तक दिलचस्पी नहीं जगेगी, जब तक रुचि नहीं जगेगी, तब तक बालक को क्या पढ़ने में अच्छा लगेंगे? नहीं लगेंगे। और जब पढ़ने में अच्छा नहीं लगेंगे, इसका मतलब क्या वो बालक के लिए बनाया गया है? नहीं। और बालक के लिए नहीं बनाया गया है, इसका मतलब क्या वो बाल केंद्रित हुआ? नहीं हुआ। जब तक बालक को दिलचस्पी नहीं जगेगा, जब तक बालक में रुचि नहीं जगेगा, तब तक वो शिक्षा बालक के लिए नहीं है, अर्थात वो बाल केंद्रित नहीं है। तो इसीलिए शिक्षा हमेशा वातावरण के अनुसार रखना चाहिए, बालक के मानसिक क्षमता के अनुसार रखना चाहिए, बालक के जीवन में उपयोगी होना चाहिए, तभी बालक उसको क्या कर पाएंगे, वो सीख पाएंगे। कह रहे हैं कि साथ ही साथ जो शिक्षा होना चाहिए यानी पाठ्यक्रम होना चाहिए वो कैसा होनी चाहिए, तो राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए। जो विषय वस्तु बनाया गया है उस विषय वस्तु में अपने देश के प्रेम, जुड़ाव, लगाव होना चाहिए। ये नहीं कि अपने देश के जो है अगेंस्ट चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे देश के ऐसे क्या होना चाहिए, जुड़ाव हो, हमारे अंदर देशभक्ति का विकास हो, ऐसी पाठ्यक्रम डिजाइन करनी चाहिए। तब तो बालक आगे चल के हमारे देश के प्रति जो है अपनी जो है क्या तो रुचि रखेंगे, अपने देश के प्रति सम्मान रखेंगे, है कि नहीं। इसीलिए शुरुआत से ही बालकों का पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला जो है किस्सा, कहानियाँ, है ना, या फिर विषय वस्तु होनी चाहिए। साथ ही साथ बालकों का पाठ्यक्रम में समाज की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। यानी कि समाज में जो चीज़ की आवश्यकता है, बालक में जो है समाज में जो चीज़ की ज़रूरत है, समाज में जो चीज़ का डिमांड है, उस अनुसार वो चीज़ें होनी चाहिए। नहीं तो क्या बालक को उसमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। कुल मिलाकर के आप इतना जान लें कि बाल केंद्रित का मतलब होता है कि बालक के लिए शिक्षा, बालक के हित में शिक्षा, बालक को जैसा पढ़ने का मन है वैसा शिक्षा। कोई क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो बालक को जैसा पढ़ने का मन है, बालक के हित में हो, क्या इसका मतलब बालक को मन होगा कि हमको जो है डायनामाइट बनाना सीखना है, बम बनाना सीखना है, बंदूक चलाना सीखना है, तो क्या सिखा देंगे?
समाज को ध्यान में रख करके शिक्षा देंगे। समाज को ध्यान में रख करके शिक्षा देंगे, यानी समाज की आवश्यकता अनुसार शिक्षा होना चाहिए, समाज की आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? आगे देखिए, बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। अभी अभी हमने इस बात को जिक्र किया था, पाठ्यक्रम का डिजाइन कैसा होना चाहिए? बालक के मानसिक क्षमता के अनुसार होना चाहिए। अब मान के चलिए कि बउआ का मानसिक क्षमता है तीसरे क्लास में पढ़ने लायक, और उसको जबरदस्ती 5वें क्लास का सिलेबस दीजिएगा तो क्या संभव है? नहीं। बालक का जैसा मानसिक स्तर है, बालक की जैसी क्षमता है, उसी के अनुरूप क्या होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम होना चाहिए। आइए आगे अगर बात करें तो कहते हैं कि बालकों को व्यक्तित्व भिन्नता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का डिजाइन होना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवेश, हमारे कक्षा में एक प्रकार के बालक नहीं होते हैं, अनेक प्रकार के बालक होते हैं, अलग अलग परिवेश से बालक आए होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत हमने बताया है ना, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत में क्या बताएं कि सभी बालक अपने अपने गति से सीखते हैं, चाहे वह जुड़वा भाई बहन ही क्यों न हो, उनका सबका अपना अपना सीखने का गति होता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा जब आप पाठ्यक्रम का डिजाइन कर रहे होंगे। तब जब आप पाठ्यक्रम का डिजाइन कर रहे होंगे तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। क्या? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। तब तो सभी बालकों को समान प्रकार की शिक्षा मिलेंगे। अगर व्यक्तिगत भिन्नता को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो किसी को शिक्षा मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा, अर्थात कोई लाभार्थी होंगे तो कोई वंचित रह जाएंगे। तो यही कारण है जब आप पाठ्यक्रम का डिजाइन कर रहे होते हैं, पाठ्यक्रम का रूपरेखा बना रहे होते हैं, तो आपको इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? आगे देखिए, आगे बात करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। कह रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक बालक की ओर, एक एक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। क्यों ध्यान दिया जाता है अलग से? क्यों नहीं सबको एक साथ लिया जाता है? यही कारण है क्योंकि सबके सीखने का स्वरूप अलग अलग होता है। मान लीजिए हम यहाँ से सिखा दिए, 10 को समझ में आया होगा, बाकी को नहीं होगा। अगर हम एक एक को ध्यान में रखेंगे, एक एक बालक पर ध्यान केंद्रित रखेंगे तो हमें समझ में आएगी ये नहीं समझा, ये नहीं समझा, तो हम उस तरीक़ा से बताएंगे। फिर जो नहीं समझ में आया फिर अगले तरीक़ा से बताएंगे, यानी कई अलग अलग तरीक़ों से बताएंगे। तब जा कर के क्या होगा? तो सभी बालकों को समान शिक्षा प्राप्त होगा, समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तो कह रहे बाल केंद्रीय शिक्षा में प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। पिछड़े हुए बालक पे भी, तो मंद बुद्धि बालक पे भी, तो प्रतिभाशाली बालक के लिए भी शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत चाहे पिछड़ा बालक हो, मंद बुद्धि बालक हो या प्रतिभाशाली बालक हो, इन सभी बालकों को ध्यान में रखते हुए है ना पाठ्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया जाता है, पाठ्यक्रम का स्वरूप तैयार किया जाता है। यदि हम इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारी कक्षा की जो मंद बुद्धि बालक होंगे वो और मंद होता चला जाएगा, और जो प्रतिभाशाली बालक होगा वो और प्रतिभाशाली होता चला जाएगा। तो क्या यह व्यक्तिगत भिन्नता को, क्या यह समावेशी शिक्षा को सम्मान करते हैं? नहीं करते हैं। क्या यह समावेशी शिक्षा के हित में बात हुआ? नहीं हुआ। तो इसीलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बालकों को शिक्षा देना चाहिए। साथ ही साथ बाल केंद्रित कक्षा में विद्यार्थियों को निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस, निष्पादन माने परफॉर्मेंस, कि बालक को यह हमेशा आपको समय पर उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताना चाहिए। बेटा जिस तरीक़ा से तू कर रहे हो ना, जिस तरीक़ा से तू पढ़ रहे हो ना, वो तरीक़ा बहुत बेहतर है, आपका ग्रोथ बढ़िया हो रहा है, आप इसी तरीक़ा को मेंटेन करके रखिए, आप जो है एक दिन बहुत अच्छे करेंगे। या जिस बालक की स्थिति खराब होगी उसको कहेंगे बेटा आपका तैयारी बढ़िया नहीं चल रहा है, आप अगर जब तक अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, जब तक अपने में सुधार नहीं लाएंगे,
तब तक आपका विकास बेहतर नहीं होगा। तो अगर हम समय समय पर बालकों को परफॉर्मेंस के बारे में बताते रहेंगे तब तो बालक अपने में सुधार करेंगे। क्या कि ऐसे ही कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो बाल केंद्रित कक्षा में विद्यार्थियों को परफॉर्मेंस यानी निष्पादन के बारे में समय पर बताते रहना चाहिए, अर्थात फीडबैक देना चाहिए, फीडबैक देते रहना चाहिए, जिससे अधिगम को बढ़ाया जा सकता है, जिससे अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। हम ही आप लोग जब कोई ऑनलाइन मंगाते हैं सामान, हम आप लोग फीडबैक देते हैं कि नहीं? फीडबैक देते हैं, जिससे कंपनियां को पता चलते हैं कि इससे लोग नाराज़ है, इससे लोग संतुष्ट है। अगर संतुष्ट है तो उस क्वालिटी को मेंटेन रखा जाता है, अगर नाराज़ है, इसे पसंद नहीं है तो उस क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है ताकि वो उस लायक हो सके। तो यही बात बालक में भी होता है कि बालक को भी समय समय पर आप उसको फीडबैक उनकी खुद की प्रगति के बारे में देते रहिए, जिससे उनका अधिगम क्या हो सके? तो बेहतर हो सके, उसका अधिगम बेहतर हो सके, अर्थात उनका परफॉर्मेंस में सुधार हो सके। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमने देखा यह सभी किसकी विशेषताएं हैं? बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता है। किसकी विशेषता? अर्थात हमने जाना कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक का जैसन मन होता है पढ़ने का, उसने शिक्षा दे रहा है, देना होता, यही ना। बउआ को मन है नहीं पढ़ने का तो नहीं पढ़ानी है, बउआ को मन है खेलने का तो खेलने देना है। बउआ अगर ककरो गरिया रहा है तो गलत नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा ठीक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर उसको आप रोक रहे हैं तो ये बाल केंद्रित शिक्षा के क्या हुआ? खिलाफ हुआ। मतलब बालक के हित में, बालक के हित में यदि शिक्षा दे रहे हैं आप, बालक के लिए शिक्षा दे रहे हैं आप, बालक को जैसी इच्छा है उसी के अनुरूप शिक्षा दे रहे हैं आप, तो यही क्या कहलाएगी? बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगी। यही क्या कहलाएगी? बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगी। बात समझ में आया? अब देखिए, जैसे हमने आपको ये बताया कि अगर किसी को गाली दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं बताएंगे, उसको बाद में समझाएंगे, बताएंगे कि देखो ये चीज़ें गलत है, सही और गलत में अंतर बता करके उसको मना करेंगे। ये नहीं सीधा रे तो ऐसा क्यों किया, लो लाठी बढ़िया से पीटते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। उसको बताएंगे देखो बेटा गाली अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, उन्हीं से पूछेंगे। तो गुरुजी है तो गड़बड़ चीज़ तो देना चाहिए कि नहीं? तो नहीं देना चाहिए। तूने गलती किया कि नहीं? तो हाँ गुरुजी गलती किया। आगे से दोगे क्या? तो हाँ नहीं देंगे। अगर आप ऐसे कहेंगे तो आगे से सुधार करेंगे। लेकिन आपको दिया, आप जाके उसको पीट आए बढ़िया से, तो अगला दिन क्या करेगा? और बड़का गाली देगा, है कि नहीं? तो इसीलिए बाल केंद्रित का मतलब होता है बालक के हित में शिक्षा देना, बालक के लिए शिक्षा देना, बालक को केंद्र बिंदु मान करके शिक्षा देना, बालक जैसा चाहता है उसी के अनुरूप शिक्षा देना। लेकिन एक बात को और ध्यान रखना है कि बालक का तो मन बहुत कुछ हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं किसी पर जाके बम मार दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको इसने शिक्षा दे दीजिए। हमारे समाज की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, हमारे देश की आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारे देश को में कोई जो है क्षति ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए, अगर कुल मिलाकर के कहा जाए हमारे समाज की प्रगति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना ही बाल केंद्रीय शिक्षा कहलाता है। यानी बालक को जिस विषय में मन लगता है, जिस चीज में मन लगता है, उसको एकदम बढ़िया से ज्ञान देते रहिए। ये क्या कहलाएंगे? बाल केंद्रित। इतनी बात समझ में आई? अब बाल केंद्रित यदि आपको समझ में आ गई तो आप प्रगतिशील को और आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम आपके मोबाइल में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम होते हैं ना जी, और वो समय समय पर क्या मांगते हैं? वो अपडेट मांगते हैं, 100 समय अपडेट मांगते हैं। तो हम आपको भी अपडेट करना होता है। अगर अपडेट नहीं करते तो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो वही चीज़ है प्रगतिशील शिक्षा। जब शुरुआत में बाल केंद्रित शिक्षा थे तो यही बाल केंद्रित शिक्षा को अपडेट किया गया। अच्छा एक बात बताइए, जब कोई चीज़ को अपडेट किया जाता है तो उसमें पुरानी चीज़ें रहती ही है, उसको हटा दिया जाता है? रहती ही है, बस उसमें नया चीज़ को जोड़ देना होता है, यही ना अपडेट होता है। तो सेम बात है आपका प्रगतिशील शिक्षा में। क्या है तो समझिएगा। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा कहता है, ध्यान से सुनेंगे, प्रगतिशील शिक्षा कहता है
कि प्रगतिशील शिक्षा क्या कहता है। तो हमने क्या कहा भैया आपको कि एप्लीकेशन जैसे होता है ना, उसका अपडेटेड फॉर्म होता है, ये भी अपडेटेड है। तो ये किसका अपडेटेड है? ये किसका? बाल केंद्रीय शिक्षा का अपडेटेड है। किसका अपडेटेड है? बाल केंद्रीय शिक्षा का। बाल केंद्रीय शिक्षा में बालकों को केंद्र बिंदु मान करके शिक्षा दिया जाता है। बाल केंद्रीय शिक्षा में बालकों को केंद्र बिंदु मान करके शिक्षा दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में भी बालक को केंद्र बिंदु मान करके ही शिक्षा दिया जाता है, किंतु इसमें एक बात को जोड़ा जाता है कि बालक को जो आप शिक्षा दे रहे हो वो तो दीजिए ही दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ रोजगार परक शिक्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोजगार परक शिक्षा होना चाहिए। बाल केंद्रीय शिक्षा ये नहीं कहता है, बाल केंद्रीय शिक्षा ये नहीं कहता है कि बालक को जो है आप रोजगार परक शिक्षा दीजिए। बाल केंद्रीय शिक्षा केवल यह कहता है कि बालक को आप क्या करिए? तो शिक्षा दीजिए। बालक को आप क्या करिए? शिक्षा दीजिए। यह कहता है कौन? बाल केंद्रीय शिक्षा। बालक को जैसा इच्छा है, बालक को जो मन है उस अनुसार क्या देते रहिए? शिक्षा देते रहिए। लेकिन प्रगतिशील शिक्षा क्या कहता है? बालक को जो मन है वैसने शिक्षा देना है, लेकिन उसके साथ साथ कैसा शिक्षा होना चाहिए? रोजगार परक शिक्षा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रोजगार परक शिक्षा होना चाहिए। कारण मान के चलिए कि आप बाल केंद्रीय शिक्षा के माध्यम से आप गणित में एकदम बड़े विद्वान हो गए, क्योंकि हमारी इच्छा थी गणित पढ़ना, और बाल केंद्रीय शिक्षा कहता है कि बालक को जो इच्छा है वो शिक्षा क्या किया जाए? दिया जाए, समाज की प्रगति को ध्यान में रखकर। तो क्या गणित पढ़ना तो समाज की प्रगति के हिसाब से खराब नहीं है? चलिए हमने गणित पढ़ा और हमने गणित में इतनी बड़ी विद्वान हो गए, उसका जवाब नहीं है। लेकिन जब हमारी पढ़ाई संपन्न हो गई तो हम चले जॉब के तलाश में, लेकिन जॉब के तलाश में जा रहे हैं क्योंकि हमें केवल गणित आ रहा है और हमें गणित की शिक्षा कहीं पर खाली नहीं है पोस्ट, तो क्या हमें जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब तो हम खाने के लिए भी हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं होगा, हम भूखे भी क्या कर जाएंगे? मर जाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे। तो यही बात प्रगतिशील शिक्षा कहता है कि बालक को तो शिक्षा दीजिए, लेकिन रोजगार परक शिक्षा दीजिए। उसके साथ कोई स्किल सिखाइए ताकि बालक पढ़ाई के साथ साथ अपने आगामी जीवन में वो कम से कम अपना जो है जीवन यापन कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो यही कहलाते हैं प्रगतिशील शिक्षा। तो क्या बाल केंद्रित शिक्षा गलत बात है? नहीं। क्या प्रगतिशील शिक्षा गलत बात है? नहीं। तो बाल केंद्रित से और बेहतर हो गया प्रगतिशील शिक्षा। और यही कारण है कि बाल केंद्रित शिक्षा का जो उदाहरण है लैब विद्यालय, इसका समर्थन कौन किया था? जॉन डीवी किया था। क्योंकि लैब विद्यालय का मतलब, लैब का मतलब क्या होता है? करके सीखना, करके सीखना। कोई आपको किताबी ज्ञान रहेगा तो क्या आपको कोई नौकरी देगा? नहीं। किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको व्यवहारिक ज्ञान यानी प्रैक्टिकली ज्ञान भी होना चाहिए, तभी तो आपको काम खेल होगा। इसीलिए कहते हैं लैब विद्यालय में क्या होता है? बालक को वो चीज़ स्वयं से करके सिखाया भी जाता है। अब अगर सरकारी नौकरी, अगर कोई जॉब नहीं मिला, बालक खुद से भी उस चीज़ों को बना करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और यही कारण है कि जॉन डेवी महोदय लैब विद्यालय को समर्थन दिए थे। बात समझ में आया? अब देखिए समझिए, हमने कहा कि प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान है। किसका योगदान है? जॉन डीवी का योगदान है। किसका योगदान है? जॉन डीवी का योगदान है। बात क्लियर है क्या? आई अब देखिए, इसमें आखिर किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है? तो जब बच्चे को हम उसकी माने बालक के हित में, यानी जब हम बालक के अनुसार जब हम बच्चे को उसकी अभिवृत्ति माने क्या? जिज्ञासा, इच्छा के अनुसार, जिज्ञासा और इच्छा के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहा जाता है। बउआ के जो इच्छा है, जो रुचि है, मान के चलिए बउआ को पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसको बढ़ेगिरी करने में मन लगता है, कोई बात नहीं, बढ़ेगिरी का ही क्या किया जाए? उसको शिक्षा दिया जाए। उसमें वो बेहतर करेगा कि नहीं करेगा? उसको जबरदस्ती मैथ से थोपने का क्या जरूरी है? जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं कि जब बच्चे को हम उसकी रुचि, इच्छा, रुचि, जिज्ञासा, इच्छा के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है, जिससे प्रगतिशील शिक्षा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा कहा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालकों में शिक्षा के माध्यम से
जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना करना है। अब ये जनतंत्रीय मूल्य मतलब क्या? आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारा बन के रहे, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहे। यह काम भी किसकी है? तो प्रगतिशील शिक्षा की है। शिक्षा कैसा होना चाहिए? MBBI हमने सबसे महत्वपूर्ण कहा कि प्रगतिशील शिक्षा सबसे ज़्यादा इसी बात पर जोर देता है कि शिक्षा रोजगार मुखी एवं जीवन की समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है, हमारे जीवन में जो दिक्कतें होती है, उस पर आधारित होना चाहिए। क्या? तो शिक्षा होना चाहिए। और ये बात कौन कहते हैं? जॉन डीवी, यानी प्रगतिशील शिक्षा। तो शिक्षा कैसा होना चाहिए? रोजगार मुखी होना चाहिए, ताकि बालक अपने आने वाले जीवन में कम से कम वो भूखे न मर सके, और साथ ही साथ जीवन की जो समस्या है उस पर आधारित होना चाहिए। आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि शिक्षा उपयोगिता पर दी जानी चाहिए। बार बार कह रहा हूँ मैं, चाहे वो बाल केंद्रित कह रहे हो या फिर जॉन डीवी, मतलब जो बाल केंद्रित शिक्षा के जनक जो बाल बधिका कह रहा हूँ या फिर जॉन डीवी कह रहे हो, कहता क्या है कि हमेशा शिक्षा जो है ना वो बालक की उपयोगिता के आधार पर दीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि बउआ का मन है तो एकदम अंधाधुंध कुछ से कुछ बनाना सिखा दीजिए, नहीं। क्या होना चाहिए? शिक्षा उपयोगिता पर दी जानी चाहिए। कैसे दी जानी चाहिए? उपयोगिता पर दी जानी चाहिए। समाज की प्रगति को देखकर, समाज की प्रगति को देखकर। लास्ट बेंच का सो रहे हैं, समाज की प्रगति को देखकर। प्रगतिशील शिक्षा वास्तविक जीवन में दी गई वास्तविक कार्यों वाली शिक्षा है। रियल मायने में प्रगतिशील शिक्षा हुआ कि नहीं? वास्तविक शिक्षा, जैसा बालक को चाहिए, जैसा बालक के लिए होना चाहिए, वैसा शिक्षा कौन है? प्रगतिशील शिक्षा। किसी को मन नहीं है पढ़ने का, आके क्लास में पूरा दिन बतियाते रहे, उसको बतियाने वाला ही कोर्स करवाया जाए, है कि नहीं? पढ़ना है तो न आइए जी, आप लोग काहे लाते हैं, पूरा क्लास में बतिया रहे हैं, है कि नहीं? तो आराम से जाइए। आपको किसी को मन नहीं है पढ़ने का, किसी को मन है हमको वो क्या बोलते हैं, किसी एक दूसरे का, जगह आप लोग अपन भाषा में कहते हैं क्या, चमचा बनना, तो चमचा ही बनना है तो वही बनिए, उसी में तरक्की करिएगा, है ना। क्या जरूरी है क्लास में आके पढ़ाई करना? एकदम लगे हैं, मार रहे हैं गप तभी से, पूरा लग रहा है क्या है नहीं है, दलान तो रहे जी। आगे देखिए, कह रहे हैं रियल मैंने में जो प्रगतिशील शिक्षा है ना, वो वास्तविक जीवन में दी गई वास्तविक कार्यों वाली शिक्षा है। कि रियल मैंने में जो शिक्षा होना चाहिए ना, वो शिक्षा कौन है? प्रगतिशील शिक्षा है। प्रगतिशील शिक्षा समस्या केंद्रित होती है। समस्या केंद्रित करने का मतलब वो समस्या पर केंद्रित करते हैं जो कि जीवन से जुड़ी है। एक ही बात समझ लीजिए ना कि जो प्रगतिशील शिक्षा वही बात कहता है जो बात कौन कहता है? बाल केंद्रित कहता है। लेकिन बस यही है कि उसमें रोजगार परक शिक्षा होना चाहिए, बालक के इंटरेस्ट के अनुसार होना चाहिए, रुचि के अनुसार होना चाहिए। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में कहा गया कि बालक के लिए शिक्षा होना चाहिए, बालक को ध्यान में रख करके शिक्षा होना चाहिए। लेकिन प्रगतिशील शिक्षा क्या कहता है कि बालक के हित में होना चाहिए, बालक को केंद्र बिंदु मान करके होना चाहिए, लेकिन बालक को जैसी रुचि है, जैसा इच्छा है, जो चीज़ में इंटरेस्ट है वही शिक्षा होना चाहिए। बात समझ में आ गया? प्रगतिशील शिक्षा में सीखना प्रमाणित कार्य पर आधारित है। प्रमाणित मतलब जो भी करेगा वो स्वयं से करके करेगा, जो देखेगा वो जानेगा, वही चीज को सीखेगा। समस्या केंद्रित है ना, कि आपके पास जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, उसको दूर करने वाले प्रगतिशील शिक्षा है। इसीलिए कहते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा समस्या केंद्रित है, कि समस्या को दूर करने के लिए प्रगतिशील शिक्षा दिया जाता है। कह रहे हैं कि प्रगतिशील शिक्षा जीवन समाज एवं शिक्षा तीनों को एक करती है, कि कैसे जीवन को जिया जाए, कैसे समाज के साथ रहा जाए, और कैसे जो है शिक्षा को जीवन और समाज के साथ जोड़ा जाए। तो तीनों को एक करने का काम कौन करता है? प्रगतिशील शिक्षा करता है। कौन करता है? प्रगतिशील शिक्षा है। हमने कहा कि प्रगतिशील शिक्षा जीवन, समाज एवं शिक्षा तीनों को एक करने का काम करता है। कौन? प्रगतिशील शिक्षा। कौन? प्रगतिशील शिक्षा। अभी हमने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, न कि बच्चे शिक्षा के लिए। मतलब बउआ जो है ना, वो शिक्षा के लिए नहीं बना है, बल्कि शिक्षा ही किसके लिए बना है? बउआ के लिए बना है। अर्थात शिक्षा वहन होना चाहिए जेहन बउआ का मन है, बउआ का इच्छा है, नहीं कि बउआ जैसा
मतलब शिक्षा जैसन है वैसने बउआ को बना दीजिए तो क्या होगा? इसका मतलब बड़ा हुआ शिक्षा कि बड़ा हुआ बालक? बड़ा हुआ बालक। अर्थात प्रगतिशील शिक्षा अनुसार शिक्षा बच्चों के लिए बनी है, ना कि बच्चे शिक्षा के लिए बनी है, ना कि बच्चे शिक्षा के लिए बनी है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बड़ा कौन? बालक। अब बालक से छोटा शिक्षा, तो बालक जैसन होगा वैसन बनना चाहिए शिक्षा का, कि शिक्षा जैसन होगा वैसन बालक, बालक जैसन होगा वैसन शिक्षा। बात समझ में आई? 1 मिनट वीडियो को क्या करेंगे, रोक दीजिए, मैं थोड़ा सा चाय पी लेता हूँ। रोक। हमने आपको कहा था, क्या कहा था कि प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार जो है वो शिक्षा किसके लिए बनी है? बच्चों के लिए बनी है। अर्थात बच्चे शिक्षा के लिए नहीं बने हैं, अर्थात बच्चे शिक्षा के लिए नहीं बने हैं, बल्कि शिक्षा किसके लिए बने हैं? अच्छा, इस प्रकार हमें बताइए कि स्कूल यानी विद्यालय समाज के लिए बनी है या समाज विद्यालय के लिए बनी है? समाज के लिए विद्यालय बनी है। अर्थात बड़ा कौन होगा? समाज होगा और छोटा विद्यालय होगा। ये नहीं कि विद्यालय जैसन है वैसने समाज को बना दीजिए, नहीं, बल्कि जैसन समाज है उसी अनुसार किसको बनना चाहिए? तो विद्यालय को बनना चाहिए। अर्थात बड़ा समाज होगा और छोटा विद्यालय होगा। क्लियर है क्या? देखिए, शायद ये होगा भी में भी कहीं लिखा हुआ, कहते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा से बच्चे की सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण मतलब होल डेवलपमेंट, यानी विकास का प्रत्येक आयाम, जितने भी आयाम है ना विकास के, उन सभी आयामों का जो है क्या होता है? विकास होता है। किसके माध्यम से? तो प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम से। चाहे वो संज्ञानात्मक हो, ज्ञानात्मक हो, भावनात्मक हो, क्रियात्मक हो, अर्थात जो है भाषाई हो, संवेगात्मक हो, है ना, जो भी होती है, सभी बालकों का विकास होता है किसके माध्यम से? प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम से। कहते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यक्रम यानी विषय वस्तु और आकलन में क्या होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। लचीला का मतलब क्या? पूरा एकदम छूट हो जाना चाहिए। लचीला का मतलब होता है कि उतनी छूट, उतनी आज़ादी होनी चाहिए ताकि बालक जब इच्छा हो तब वो प्रश्न कोई पूछ सकें और शिक्षक उस प्रश्न का उत्तर दे सके। ये नहीं कि इतनी माहौल टाइट कर दे कि बालक कोई चीज़ पूछ ही नहीं सके। तो इसको कहते हैं लचीला। लेकिन यहाँ पर किसके सेंस में है? आकलन के सेंस में लचीला है। तो आकलन का मतलब होता है क्या? मूल्यांकन, परीक्षा। तो परीक्षा लचीला होना चाहिए, अर्थात बालक का जितना मानसिक क्षमता है उसी अनुरूप प्रश्न होना चाहिए। बहुत से बहुत आप एक लेवल ऊपर प्रश्न रख सकते हैं ताकि बालक अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करके, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके बालक उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सके, उस प्रश्न को हल कर सके। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बस इतना ध्यान रखना है कि प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यक्रम और आकलन कैसा होना चाहिए? लचीला, यानी बालक के मानसिक क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। क्लियर है? अभी अभी हमने जो चर्चा किया कि स्कूल समाज का लघु रूप है, स्कूल समाज का लघु रूप है, ना कि समाज स्कूल का लघु रूप है। अर्थात समाज बड़ा है और स्कूल छोटा है, तो समाज का लघु रूप है स्कूल। हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात विद्यालय। आगे देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में बालकों को प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, खोज विधि के माध्यम से, प्रयोग विधि, खेल विधि, समस्या विधि एवं करके सीखने विधि पर जोर देती है। प्रगतिशील शिक्षा कुल मिलाकर के एक वो बात कहता है कि बउआ स्वयं से करके सीखेगा, बउआ स्वयं से करके सीखेगा तो ओकरे प्रगतिशील शिक्षा कहेंगे। अगर बालक स्वयं से करके नहीं सीखेगा, क्या उसको प्रगतिशील शिक्षा कहेंगे? नहीं। तो यही बात कह रहे हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत हर वो पढ़ने पढ़ाने की विधि शामिल होगी जिसमें बालक स्वयं से करके सीखता हो, स्वयं से करके सीखता हो, उसे क्या कहेंगे? तो प्रगतिशील शिक्षा कहेंगे। बात क्लियर है? आगे देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में ना 2 तत्व महत्वपूर्ण हैं और ये हर एक क्षेत्र में 2 तत्व महत्वपूर्ण हैं, और वो है आपका एक रुचि और दूसरा है प्रयास।
अगर जब तक आपकी खुद की रुचि नहीं होगी, जब तक आपकी खुद की प्रयास नहीं होगी, तब तक मास्टर हो या जीवन में कोई भी बताने वाले समझाने वाले हों, उसके बाबूजी का दिन न है कि वो आपको क्या करें, समझा दें या पढ़ा लें। तो इसीलिए आपकी खुद की रुचि और प्रयास होना चाहिए, तभी संभव है कि आपको शिक्षा वो चीज़ प्राप्त हो सके। तो यही बात कह रहे हैं कि प्रगतिशील शिक्षा में दो तत्व महत्वपूर्ण हैं, रुचि और प्रयास। रुचि और प्रयास, बात क्लियर है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। तो जॉन डेवी का मानना है कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? त्रिध्रुवीय, मतलब शिक्षा में 3 लोगों का होना आवश्यक है। एक शिक्षक, पाठ्यक्रम, बालक। चूंकि शिक्षक होना, केवल शिक्षक ही होने से क्या संभव है पढ़ना पढ़ाना? इसको पढ़ाएगा, इसको दीवार को, डेस्क बेंच सबको पढ़ाएगा क्या? नहीं, बालक को ही पढ़ाएंगे ना। और किताब का भी होना जरूरी है, क्योंकि विषय वस्तु नहीं होगी तो पढ़ाया क्या जाएगा। तो इसीलिए जॉन डेवी का मानना है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है, यानी 3 ध्रुव होना जरूरी है। एक तो शिक्षा का होना, एक तो पाठ्यक्रम का होना, और तीसरा बालक का होना। जिसमें शिक्षक होता है वो स्वतंत्र चर होता है, स्वतंत्र रहने वाला होता है। पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर यानी बीच की भूमिका को निभाने वाला होता है। और बालक क्या होता है? आश्रित चर होता है, इन दोनों पर डिपेंड होता है। अर्थात शिक्षक और बालक दोनों डिपेंड है पाठ्यक्रम पे, है ना, कह सकते हैं। लेकिन शिक्षक जो है वो स्वतंत्र भी है ना, वो अपना पाठ्यक्रम का सहारा लेकर के वो पढ़ाते हैं। और बालक क्या है? आश्रित चर है, आश्रित रहने वाले हैं इस पर। तो पाठ्यक्रम और शिक्षक पर, पाठ्यक्रम और शिक्षक पर तो हमने जाना कि बाल केंद्रीय शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा दोनों के बारे में। दोनों का मुख्य उद्देश्य यही है कि बालक के हित में, बालक के लिए, बालक के अनुसार बालक को केंद्र बिंदु मान करके शिक्षा देना चाहिए। यही किसको दर्शाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा? प्रगतिशील शिक्षा को दर्शाएगा। देखिए प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत क्या सब आएगा? रुचि, प्रयास, चिंतन, बाल केंद्रित, सृजनात्मक चिंतन, आजादी या स्वतंत्रता, और भी जितने भी अपसारी चिंतन या अपसारी शिक्षा कह लें या अपसारी संबंधित जो भी बात हो, वह सब किस में आएगा? प्रगतिशील शिक्षा में आएगा। किस में आएगा? प्रगतिशील शिक्षा में आएगा। क्या होगा अपसारी चिंतन? हम लोग जानेंगे अगले चैप्टर में, है ना, इस बातों को। आइए अब बात करते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार। तो ये मॉन्टेसरी, मानवतावादी, संरचनावादी, ये आपके शिफ्टेड एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। आगे अब लोग बात करें हम लोग, तो एक है अपसारी और दूसरा है अभिसारी। अभी हमने जिक्र किया था कि अभिसारी और अपसारी। देखिए अपसारी का मतलब वो होता है, अपसारी का मतलब वो होता है जहाँ पर बालकों को खुल करके सोचने विचारने का मौका दिया जाता है, उसको कहते हैं अपसारी। और जहाँ पर बालकों को खुलकर सोचने विचारने का मौका नहीं मिलता है, उसको कहते हैं अभिसारी। मान के चले कि हम आपको कहेंगे कि बताइए 2 और 2 बराबर क्या होता है? 4। यह तय है। यहाँ पर आप अपना बुद्धि विवेक कैसे लगाएंगे? तो जो नियम पता है जैसा है उसी के अनुरूप आप लगाएंगे। लेकिन हम कहेंगे कि बताइए कि 4 किस को जोड़ने से होगा, तब आप 1 नहीं, 2 नहीं, कई चीज़ बताएंगे और आप अपना दिमाग लगा के निकालेंगे। सर 2 जोड़ 2 4 होगा, सर 1 जोड़ 3 4 हो सकता है, सर 3.5 जोड़ आधे 4 हो सकता है। आप अलग अलग जो है तरीका को अपना सकते हैं, यानी अपना बुद्धि विवेक को खोलने का अवसर मिलता है। किसमें? तो अपसारी में, और नहीं मिलता है अभिसारी में। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, चूंकि अपना चैप्टर नंबर 8 है, वहाँ पे एक एक बात को अभिसारी और अपसारी के बारे में पाठ पुर्जा खोलेंगे, एक एक बात को धागा करेंगे, है ना। अभी बस इतना समझ लें कि अपसारी का संबंध सृजनात्मकता से है और इसका संबंध अनिश्चित वस्तु से है, इसका संबंध निश्चित वस्तु से है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि मस्तिष्क ही, अगला पॉइंट है, ये अलग पॉइंट से कह रहे, मस्तिष्क ही वह सबसे प्रमुख साधन है, जरिया है, माध्यम है, जिसकी सहायता से मनुष्य अपनी समस्याओं का हल करता है। अगर हम आपके पास
मस्तिष्क नहीं होता तो क्या हम आप लोग किसी समस्या का समाधान कर पाते? नहीं कर पाते, किसी भी समस्या का हल नहीं निकाल पाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि मस्तिष्क ही वह सबसे प्रमुख साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य अपनी समस्याओं का हल करता है। बात क्लियर हो गई क्या? आइए, एक साधन के रूप में मस्तिष्क के 3 प्रमुख रूप है, चिंतन, अनुभूति, संकल्प। इस सब को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, सेटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखिए, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये जो अपना टॉपिक है ये टॉपिक मूल्यांकन चैप्टर का है, वहाँ पे बढ़िया से पढ़ेंगे। थोड़ा सा जान लीजिए कि प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन शिक्षण अधिगम के दौरान, मूल्यांकन शिक्षण यानी पढ़ने पढ़ाने के दौरान होता है, न कि अधिगम के पश्चात। यानी पढ़ने पढ़ाने के दौरान किया जाता है मूल्यांकन, न कि पढ़ाने के बाद किया जाता है मूल्यांकन। क्योंकि पढ़ने पढ़ाने के दौरान करेंगे तब तो आप में जो कमी होगी, आप में जो गलतियां होगी, आप में जो त्रुटियां होगी उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन पूरा पाठ पढ़ा देंगे तो इसके बाद मूल्यांकन करेंगे तो वहाँ पर क्या पता चलेगा कौन पॉइंट पर गलती कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गलती करेंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि प्रगतिशील कक्षा कहते हैं कि बालक का मूल्यांकन पढ़ने पढ़ाने के दौरान होना चाहिए, न कि पढ़ाने के बाद होना चाहिए। अतः प्रगतिशील कक्षा में अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है। आगे हम बताएंगे अधिगम के लिए क्या होता है, अधिगम का क्या होता है, अधिगम के रूप में क्या होता है, अधिगम के साथ साथ क्या होता है, अधिगम में आकलन क्या होता है। एक एक चीज के बारे में जानेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि अधिगम के लिए आकलन का संबंध सतत मूल्यांकन से होता है। किससे होता है? सतत मूल्यांकन से होता है। और प्रगतिशील शिक्षा अगर किसी मूल्यांकन पर सबसे ज़्यादा जोर देता है तो वह है सतत मूल्यांकन। ऐसा नहीं कि व्यापक मूल्यांकन पर नहीं देता है, इस पे भी देता है, लेकिन अगर सर्वाधिक की बात करें तो किस पर देता है? तो सतत मूल्यांकन पर देता है। कौन? प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा। इतनी बात में कोई दिक्कत क्या? अब देखिए रचनावाद की विशेषता क्या होता है, तो ये बात भी हम लोग आगे जानेंगे। देखिए वैसे थोड़ा जान लेते हैं। यह बाल केंद्रित शिक्षा का ही आधारभूत सिद्धांत है। सहज परिस्थितियों में सीखना, यानी बालक को जैसा माहौल चाहिए, जैसा स्थिति चाहिए, जैसा परिवेश चाहिए, उस स्थिति परिवेश को मुहैया करवाइए ताकि बालक आसानी से चीज़ों को सीख सकें। इसमें बच्चा अपने ज्ञान और रचना का निर्माण वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। रचनावाद याद है कि नहीं, जीन प्याज और बैगोत्स्की? तो बालक खुद से अंतःक्रिया नहीं करेगा, खुद से क्रियाशील नहीं होगा, खुद से एक्टिव नहीं होगा तो बालक थोड़े सीखेगा नहीं। तो कह रहे हैं कि बालक जो है ज्ञान जो है और ज्ञान और रचना का निर्माण जो है कहाँ से करते हैं? तो वातावरण से करते हैं और वातावरण से करके सीखते हैं। ज्ञान का सृजन किया जाता है किसमें? तो रचनावाद की विशेषता है। बालक खुद से ज्ञान का क्या करते हैं? सृजन करते हैं। सीखना सहज निरंतर सतत प्रक्रिया है। सीखना जो है ना सहज निरंतर और सतत प्रक्रिया है। सीखना क्या है? तो सीखना सहज निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमने इस बातों को अधिगम में पढ़ाई है कि अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम सहज प्रक्रिया है, अधिगम निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया। अर्थात अधिगम क्या जीवन में कभी रुकती है? नहीं रुकती है। हाँ, अधिगम की गति में कम या ज़्यादा होती है, लेकिन अधिगम कभी रुकती। अधिगम कब रुकती है? मृत्यु पर्यंत। कब प्रारंभ होती है? जन्म के तुरंत बाद। अब विकास कब प्रारंभ होते हैं? तो गर्भावस्था से। किसे? गर्भावस्था से। आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं कि ज्ञान जो है ना, ज्ञान वो कर्म का ही परिणाम है। कर्म माने काम। हम लोग काम करेंगे तब ना हम लोग को ज्ञान मिलेगा। अभी आप लोग काम कर रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं तब ना ज्ञान मिल रहा है। तो ज्ञान जो है ना कर्म का ही परिणाम है। और कर्म जो है ना, खुद कर्म वो अनुभव से पहले आएगा कि बाद आएगा? देखिए कर्म माने काम। पहले हम लोग काम करेंगे कि पहले हम लोग को अनुभव मिलेगा? पहले काम करेगा तब ना अनुभव। छत से कूद के छलांग लगाएंगे, कूदेंगे तो जिएंगे कि मरेंगे, तो पहले बूझेंगे कि बाद में? पहले कूदेंगे तब ना बूझेंगे। आप लोग जाइए आज छलांग लगा के देखिएगा कि छत से कूदने से मरता है या जीता है। बात समझे? तो कर्म जो है ना वो अनुभव से क्या होते हैं? पहले आता है। तो पहले काम करेंगे तब अनुभव मिलेगा, तब ज्ञान मिलेगा। अर्थात काम करेंगे तब ज्ञान मिलेगा और तब अनुभव मिलेगा। बस समझ में आया कि नहीं आया?
सार्वभौमिकरण के अंतर्गत, ध्यान से सुनिएगा, अगला पॉइंट है, ये सब डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है जी। कह रहे हैं सार्वभौमिकरण के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए पहली से 8वीं कक्षा तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सार्वभौमिकरण समझते हैं ना? सार्वभौमिकरण हम लोग जब पढ़ेंगे RTE 2009, RTE 2009 वहाँ पर बताएंगे कि पहली से कितनी कक्षा तक? 8वीं कक्षा तक, अर्थात 6 से 14 बरस तक, 6 से 14 बरस तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सार्वभौमिकरण मतलब सबके लिए, सार्वभौमिकरण मतलब सबके लिए, उसको क्या कहेंगे? सार्वभौमिकरण। जो सबके लिए उसको कहेंगे सार्वभौमिकरण, जो सबके लिए उसको क्या कहेंगे? सार्वभौमिकरण। तो कहते हैं कि सार्वभौमिकरण के अंतर्गत प्रत्येक बालकों को, जो पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक में प्रत्येक बालक को निःशुल्क मतलब मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए। बात क्लियर हो गया क्या? आइए देखिए, लिखा है कि सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है सबके लिए उपलब्ध कराना। सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है सबके लिए उपलब्ध कराना। देखिएगा, कहते हैं कि राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन स्कीम कब चालू किया गया था? तो 15 अगस्त 1995 को। देखिए हुआ क्या कि भारत की शिक्षा व्यवस्था जब बनाया गया ना, जब अपना देश आज़ाद हुआ, बहुत दिनों के बाद इस पर काम चलते रहा, लेकिन देखा गया कि विद्यालय में आज भी बच्चा का क्या है? संख्या कम है। आखिर क्यों कम है? तो जब कारणों का पता लगाया गया तो पता चला कि आज भी हमारे देश में बालक को भोजन नहीं मिलता है, जिस कारण से वो खा नहीं पाता है और वो भूखे पेट विद्यालय नहीं आता है। तो इसलिए सरकार ने योजना बनाया कि बालकों को क्या दिया जाए? तो भोजन दिया जाए। लेकिन जब 1995 में स्कीम शुरुआत किया गया, उसमें पके पकाए भोजन की बात नहीं था, चाउर गेहूँ मिलता था। आप लोग भी, कई लोग चाउर गेहूँ उठाए होंगे विद्यालय से। कौन कौन चाउर गेहूँ उठाए हैं? बस इतने लोग, बाकी लोग नहीं जी। चलिए, जो लोग उठाए वो लोग हमारे ज़माने के हैं, है ना? और नहीं तो बाकी लोग नए ज़माने के हैं। मैं क्या कर रहा हूँ सुनिएगा, मैं ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन स्कीम कब शुरुआत किया गया? 15 अगस्त 1995 को। लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया कि विद्यालय में बालकों का आना जितना जो है उम्मीद किया गया था उतना नहीं हुआ, जितना एक्सपेक्ट किया गया था उतना नहीं हुआ। क्यों? तो इसका भी कारण पता लगाया गया तो पता चला कि गरीबी के कारण क्या है कि बालक का माता पिता उसे क्या करते हैं? बेच आते हैं और उस पैसे का कोई और काम में उपयोग कर लेता है। तो इसीलिए पुनः पके पकाए भोजन, क्या? पके पकाए भोजन, प्राथमिक विद्यालय में पके पकाए भोजन का शुरुआत 1 सितंबर 2004 से हुआ। तब जाकर क्या किया जाने लगा? पके पकाए, खुद से यहीं पर भोजन बनेगा और यहीं पर वाले क्या करेगा? खाएगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब है? 2000 से 2021 में। नहीं लिखे रहते हैं स्कूल सब पर, देखिएगा लिखल एगो नटराज जैसे पेंसिल दिखेगा, सब पढ़े सब बढ़े। आगे में लड़की रहता है और पीछे में लड़का रहता है ना, सब पढ़े सब बढ़े। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब? 2000 से 2021 में किया गया। हम लोग जो है ना वो पढ़ लिए है ना, प्रगतिशील शिक्षा अपना खत्म हो गया, डायरेक्ट वन लाइनर ये सब फैक्चुअल है जो आपके एग्जाम में आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अभी हमने चर्चा किया ही था, जिसको शॉर्ट में कहते हैं RTE। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ और एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2009 में। और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करना होता है। 6 से 14 वर्ष अर्थात पहली से 8वीं कक्षा तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। इसके अंदर RTE के तहत कहा गया। याद रहेगा क्या? आगे देखिए, भारतीय शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन शब्द यानी परीक्षा तनाव और दुश्चिंता से जुड़ा है। हमारे भारतीय शिक्षण प्रणाली में जो मूल्यांकन जब उनके सुनता है ना बालक, जब उनके सुनता है परीक्षा तक टेंशन में चल जाता है ना? क्यों टेंशन में चल जाता है? क्यों लगता है क्या होगा नहीं होगा? क्योंकि एक ही बार साल के अंत में परीक्षा होता है, बीच में परीक्षा होबे नहीं करते रहता था, जो बालक को आदत रहेगा परीक्षा देने का। तो इसीलिए
इसीलिए CCE पर को दिया गया यह काम, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को, कि आप क्या करिए, बालक को बीच बीच में भी मूल्यांकन करते रहिए और अंत में भी मूल्यांकन करिए, जिससे बालक को यह लगे ही नहीं कि मूल्यांकन जो में जब फाइनल एग्जाम दें तो हम कोई अलग काम कर रहे हैं, उसको लगे कि सामान्य काम कर रहे हैं जो हम सब दिन करते आ रहे हैं। अर्थात भारतीय शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन शब्द परीक्षा तनाव और दुश्चिंता से, मूल्यांकन या परीक्षा शब्द तनाव या दुश्चिंता से जुड़ा है और यह वर्तमान में किस पर आधारित है, CCE पर आधारित है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय समझते हैं, इसमें केवल लड़कियां होती हैं, हॉस्टल होती है ये, उसी में रहना खाना सब कुछ होता है। देखिए कोटाना में भी है, हमारे एक स्टूडेंट्स भी उसमें जॉब कर रही थी, अभी छोड़ करके वो TRE 2 में TRE 3 में उसका जॉब हो गया, तो वहाँ चले गए वो। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत कब, 2004 में हुआ। कब हुआ, 2004 में। सब पढ़े सब बढ़े सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। आवृत्ति का मतलब रुचि होता है, आवृत्ति का मतलब रुचि होता है। बालकों को महापुरुष की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक, वैज्ञानिक के बारे में बताना प्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक और वैज्ञानिक के बारे में बताना प्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन। हम आप अगर किसी महापुरुष का जीवनी सुनते हैं, कोई प्रेरणादायी नाटक सुनते हैं, कोई वैज्ञानिक के बारे में बताते, अंदर से खून खौलता है ना, हम भी ऐसा करें, एकदम मोटिवेट हो जाते हैं। यही कहते हैं प्रेरणा सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्राथमिक कक्षा के अध्यापन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक कक्षा के अध्यापन में, अध्यापन माने पढ़ाना, यानी जब बालक को प्राथमिक कक्षा में पढ़ाया जाता है तो किस माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, तो पहले बालकों को मूर्त सामग्री का प्रयोग करिए। अगर कोई चीज़ का ज्ञान कराना है, कोई चीज़ के बारे में समझाना है तो बालक को पहले मूर्त वस्तु दीजिए कि देखो बेटा ये ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। आप उसे सामने में रख के दिखाइए, फिर जाकर किसके माध्यम से, चित्र के माध्यम से, और तब संकेत के माध्यम से उपयोग करके पढ़ाया जाना चाहिए। हम पढ़ाएंगे आप लोगों को मैथ पेडागोजी में ELPS थ्योरी, ELPS थ्योरी। पहले बालक को क्या करिए, तो मूर्त वस्तु के आधार पर अनुभव कराइए। E से एक्सपीरियंस, L से होता है लैंग्वेज यानी भाषा। अब जो आपने मूर्त वस्तु के आधार पर बालक को जो अनुभव कराया, अब उसको भाषा के माध्यम से समझाइए। इसके बाद होता है P से मतलब पिक्चर। अब बालक को चित्र के माध्यम से समझाइए। और तब लास्ट में होता है S यानी सिंबल, सिंबल माने संकेत। अंतिम में बालक को संकेत के माध्यम से बताइए। कह रहे असफलता और त्रुटियां बच्चे की अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। अगर कोई बालक त्रुटि कर रहा है, कोई बालक फेल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बालक सीख नहीं रहा है, ये सीखने की हिस्सा है। अगर कोई फेल ही नहीं होता, अगर कोई गलती नहीं कर रहा तो समझिए वो सीख नहीं रहा है, क्योंकि जो सीखेगा वो गलती करवे करेगा, तो उसमें त्रुटियां होना ही है। असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। अच्छा एक बात बताइए, जो पढ़ेगा वह ना फेल करेगा, और जो पढ़वे नहीं करेगा वो फेल नहीं करेगा। कहेगा क्या कि बाबू क्या देखो कि तुम लोग फेल करते हो ना, हम आज तक फेल नहीं किए हैं, बताओ हम आज तक फेल नहीं किए। तो पूछिएगा काहे नहीं किए, अरे हम पढ़ाइए नहीं किए, तो फेल काहे करेंगे, है कि नहीं। तो जो पढ़ेगा वह ना फेल करेगा। इसलिए हम लोगों को पास फेल के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अपना काम करना है कि अपना पढ़ाई करना है। पास फेल करना जिसका जिम्मा है अपन वो सोचे, है कि नहीं। हमारा जिम्मा है पढ़ाई करना, तो अपन करेंगे। आगे देखिए, तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक हो जाता है समाप्त। कुछ ट्रिक्स है कि हस्तपरक गतिविधि वाला उत्तर होता है। हस्तपरक मतलब बउआ जे काम खुद से करके सीखता है, जे काम बउआ खुद से करके सीखता है वह उत्तर होता है, अर्थात ये पॉजिटिव शब्द है। उच्चतर वाला उत्तर नहीं होता है, नेगेटिव शब्द है। बदलाव वाला उत्तर नहीं होता है, नेगेटिव शब्द है। बल देना मतलब जबरन जबरदस्ती वाला उत्तर नहीं होता है। अनदेखा करने वाला उत्तर, अनिवार्य वाला उत्तर नहीं होता है। इस प्रकार से आपका 6 नंबर चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। बस एक ही बात को दिमाग में रखिए कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील